स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, हम लोग जो है अभी केवल और केवल जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए अभी केवल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस को, जो कि लॉन्ग टाइप के हैं, ठीक है, जिनके आगामी परीक्षा में शामिल होने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है, वैसे ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज उसी कड़ी में जो है हम लोग कुछ जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यानी अंतःस्रावी जो तंत्र होता है या संस्थान होता है, उसी से कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में शामिल होने की संभावना इनकी काफ़ी ज़्यादा हो। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है ग्रंथि को डिफाइन करना है। साथ ही इसका वर्गीकरण भी देखेंगे हम लोग। तो ग्रंथि जो होती है वो एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर या बहुकोशिकीय या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स, कोमल पिंड या कोई अंग जो किसी तरल का स्राव करता है और तरल मुक्त होने के पश्चात टिश्यू फ्लूइड के द्वारा रक्त प्रवाह में सम्मिलित होकर शरीर के लिए उपयोग होता है या उपयोगी होता है, अथवा शरीर की बाहरी सतह के लिए जो है स्रावित होता है, उसी को हम लोग ग्रंथि बोलते हैं। अर्थात ये जो होती हैं वो एक सेल द्वारा या बहु सेल द्वारा, ठीक है, ये एक रचना होती है जो एक कोमल पिंड जैसी रचना होती है। इनके द्वारा ही कुछ स्राव होता है या कुछ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ हैं या उत्तकीय द्रव हैं, उनका स्राव होता है जो रक्त में शामिल होकर और शरीर के लिए सहायता प्रदान करते हैं। उसी को हम लोग ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए इनके वर्गीकरण का, तो ये 3 भागों में टोटल बढ़ती हैं। अर्थात ग्रंथियाँ जो होती हैं वो 3 भागों में हमारे शरीर में विभक्त होती हैं। पहला जो ग्रंथि होता है वो होता है बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो ग्रंथियाँ होती हैं एकाकी कोशिका के रूप में कोटार्का या गुहा के रूप में स्थित होती हैं। जैसे यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, ये सब जो होती हैं वो गुहा के रूप में स्थित होती हैं। ये ग्रंथिल एपिथीलियम छिद्रिल संयोजी ऊतक के द्वारा स्तरित होती हैं यानी बनती हैं। इनमें स्रावक कोशिकाएं यानी जो सिक्रीशन करती हैं वो रहती हैं, जिनमें सटी हुई धमनियों का जो है जाल सा बिछा रहता है, और तंत्रिका तंतु भी इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें हमारा लीवर, पैनक्रियास, ये सब ग्रंथियाँ जो हैं वो शामिल होती हैं। साथ ही दूसरा जो है वो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, जिनमें कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें नलिका नहीं होती है, इसीलिए इनको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। इनमें जो है वो खाद्य पदार्थ सीधा रक्त में मिलता है और रक्त परिभ्रमण के दौरान आवश्यक अंगों तक पहुंचकर उनको कार्यान्वित करता है या फिर लाभ पहुंचाता है। जैसे हमारा पीयूष हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया या थाइमस ग्रंथि जो हो गया, ये जो है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। इनमें नलिका नहीं होती है, ये सीधे जो है वो रक्त में मिल के और रक्त परिभ्रमण के द्वारा आवश्यक अंगों तक पहुँच और हमारे शरीर में लाभ को पहुंचाती हैं या फिर अपनी क्रिया को करती हैं। साथ ही अगला जो है वो है तीसरा विषम स्राव ग्रंथियाँ यानी हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। ये ऐसी ग्रंथियाँ जो शरीर में रहती हैं, उनमें स्राव नलिका द्वारा एवं बिना किसी नली के सीधे तौर पर उत्तकीय द्रव अथवा रक्त में प्रवाहित होते हैं। इन ग्रंथियों से दोनों ही प्रकार के स्राव होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा, उन सभी जो होती हैं एक में नलिका पाई जाती हैं और एक में जो है नलिका नहीं पाई जाती हैं। लेकिन जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनमें दोनों होते हैं, नलिका भी पाई जाती हैं और बहुत सारे में नलिका नहीं पाई जाती हैं। जैसे हमारा पैनक्रियाज हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लैंड, ठीक है। टोटल 3 प्रकार के होते हैं। अगर बात किया जाए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो कि आज का हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट भी था, तो ये जो होती हैं बहुत सारी होती हैं। जैसे कुछ ग्रंथियों के हमने नाम दिया हुआ है, पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, पैराथायराइड ग्रंथि हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, यानी एड्रिनल ग्लैंड्स, साथ ही पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स या अग्नाशयी आइसोलेट्स, साथ ही गोनाड्स, जिसमें 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक तो हो गया स्त्रियों में जो ड्रीम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और पुरुषों में जो है वो टेस्टिस यानी वृषण जो पाया जाता है, ठीक है। तो ये ग्रंथि होगी जिसमें हमारा पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अधिवृक्क, अग्नाशयी, जनन ग्रंथियाँ, ये सब टोटल जो है वो शामिल होती हैं हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों में। आगे बढ़ते हैं, अगला है हार्मोन्स, ठीक है। अगला है हार्मोन्स, जो वातिका विहीन ग्रंथियाँ यानी डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनसे होने वाले स्राव को ही हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं। अर्थात हार्मोन जो जहाँ से स्रावित होता है वो एक ग्रंथियाँ ही होती हैं जिनमें डक्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है। इनसे ही जो स्रावित होती है उसी को हम लोग हार्मोन बोलते हैं। किसी भी अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हो रक्त के प्रवाह में विलीन होकर शरीर के किसी भी अंग में पहुंचकर हार्मोन की क्रिया उस अंग के लक्ष्य
कोशिकाओं पर ही होती है, यानी टारगेट सेल पर ही उस क्रिया का कार्य करने का होता है हार्मोन का। इसलिए विभिन्न जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं के विभिन्न हार्मोन के भिन्न भिन्न लक्ष्य जो होते हैं वो टारगेट करते हैं अपने प्लेस का। हार्मोन जो होते हैं उनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के रसायन तत्व होते हैं जो मुख्यतः प्रोटीन यौगिक होते हैं, परंतु इनका उत्पादन शरीर की आवश्यकता अनुसार घटता बढ़ता रहता है, यानी जब जैसा तब तैसा वाला बात होता है। जब जितना हार्मोन का ज़रूरत रहता है उस तरह से हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में बनते हैं। एक निश्चित मात्रा से अधिक उत्पादन या कम उत्पादन होने से मानव शरीर के लिए भी हानिकारक होती है। जैसे अगर इंसुलिन हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाए तो उस समय जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं हो जाते हैं, ठीक है, और कम मात्रा में भी होने से वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। तो ये जो होता है हार्मोन की इनबैलेंस की स्थिति में होता है, तो कम या ज़्यादा जो होता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो इसका बैलेंस भी होना ज़रूरी है। और ये जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड द्वारा स्रावित होने वाले विशिष्ट पदार्थ होते हैं या तरल पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार घटता बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा भी कि ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इस ग्रंथि को हम लोग हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का व्यास जो होता है लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है। यह मस्तिष्क के आधार की हाइपोफिशियल फोसा एवं हाइपोथैलेमस के नीचे एक डंठल जैसी रचना होती है, यानी स्टीम जैसी रचना होती है। मटर के दाने के बराबर ये भूरे रंग की ग्रंथि होती है, अर्थात इनका जो रंग है वो भूरे रंग का होता है और इनका जो आकार है वो मटर के दाने के बराबर होती है। ये जो ग्रंथि होती है वो 2 भागों में बढ़ती है, यानी 2 खंडों में विभाजित होती है। एक जो होता है एंटेरियर लोब और दूसरा जो होता है वो होता है पोस्टीरियर लोब। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि यही जो होती है वो हमारे शरीर में लगभग सभी का देख रेख करती है, ठीक है, या बैलेंस करके रखती है। साथ ही पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रज खंड से 11 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी एंटेरियर लोब से जो है वो 11 हार्मोन जो है उत्पन्न होते हैं, जिनमें वृद्धि हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन जिसे हम लोग TSH बोलते हैं वो हो गया, साथ ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, साथ ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH, ये सब जो है शामिल होती हैं। साथ ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस एंटीडायरेटिक हार्मोन जिसे हम लोग वैसोप्रेसिन के भी नाम से जानते हैं, साथ ही ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन, ये सब स्रावित होती हैं। अगर बात किया जाए ग्रोथ हार्मोन या फिर वृद्धि हार्मोन जिसे हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में GH बोलते हैं, तो ये जो होती हैं हमारे शरीर में विकास और वृद्धि को करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। यह हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित होती हैं तो शरीर की वृद्धि और विकास भी समान और समुचित हो पाता है। अगर ये जो होती हैं अगर प्रभावित होती हैं या फिर अधिक मात्रा में सिक्रीशन होता है तो वृद्धि जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से हो जाता है, ठीक है, लेकिन विकास अधिक तेज़ी से नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर इसका जो कम मात्रा हो जाए तो उसमें भी हमारे शरीर में बहुत सारे जो चीज़ें हैं या फिर हानिकारक जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ होती हैं। साथ ही दूसरा जो है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, जिसे हम लोग PH बोलते हैं। यह हार्मोन महिलाओं में दुग्ध स्राव को बढ़ावा देती है। स्त्रियों में यह गर्भावस्था के समय ही स्तनों की वाहिनियां यानी डक्ट को विकसित करती हैं और प्रसव के बाद में महिलाओं में दूध के उत्पादन को प्रेरित करती हैं एवं दूध की मात्रा में भी वृद्धि करती हैं, इसलिए इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक, ठीक है, जो कि महिलाओं में ही पाया जाता है और ये जो होती हैं वो दूध को बढ़ाने के लिए या फिर दूध को स्राव करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। साथ ही अगला जो है वो है अपटू उद्दीपक हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन यानी TSH। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि की क्रिया और उसकी वृद्धि को उत्तेजित करता है। इस ग्रंथि से ट्राई आयोडोथायरोनिन तथा थायरोक्सिन हार्मोन जिसे हम लोग T3 और T4 के नाम से जानते हैं उनका स्राव करता है, यानी जो थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन होता है वही T3 और T4 हार्मोन का स्राव करने के लिए उत्तरदायी होता है। यदि रक्त में इन हार्मोनों का मात्रा अधिक हो जाए तो थायराइड उद्दीपक हार्मोन जो होते हैं उनका स्राव होना कम हो जाता है, यानी TSH जो है वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन। अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम लोग शॉर्ट में LH बोलते हैं। यह हार्मोन स्त्रियों में एक प्रकार के अंतःस्रावी उत्तक कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। ये जो होता है वो पीले रंग का एक पिंड जैसी रचना होती है जो डिम्ब ग्रंथियों में यानी ओवरी जो ग्लैंड्स होता है उसमें स्थित होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन होता है जिसके द्वारा डिम्बोत्सर्जन यानी ओवुलेशन के लिए उत्तेजना मिलती है और इसी के कारण जो है परिपक्व अंडाणु को मुक्त या रिलीज किया जाता है।
अर्थात ये जो होता है वो परिपक्व अंडाणु को रिलीज करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो है स्त्रियों में पाए जाने वाला एक अंतःस्रावी हार्मोन होता है। साथ ही पांचवा जो होता है वो होता है अधिवृक्क प्रांतस्था पोषण हार्मोन, जिसे हम लोग ACTH बोलते हैं। इसका दूसरा नाम कॉर्टिकोट्रोपिन भी होता है। ठीक है, अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसे हम लोग एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है कॉर्टिकोट्रोपिन। यह हार्मोन एड्रिनल बढ़ाता है, अर्थात एड्रिनल नामक हार्मोन को यह स्रावित करने के लिए उत्तरदायी होता है। इस हार्मोन के द्वारा स्टेरॉयड हार्मोन का भी स्राव होता है और कॉर्टिसोल हार्मोन का भी यह नियंत्रण करता है। इस हार्मोन की कमी होने पर एड्रिनल ग्रंथि की जो कार्य है उसकी क्षमता में कमी आ जाती है। अगर यह हार्मोन अधिक स्रावित होने लगे तो कृष्ण रोग जो है वो हो जाता है, जिसके कारण जो है शरीर जो है पीला पड़ जाता है और रक्त जब जो है बढ़ जाता है, त्वचा के नीचे रक्त जमा होने लगते हैं और त्वचा जो है पीली पड़ने लगती है। साथ ही अगला जो है वो है पुटिका, जिसे हम लोग फॉलिकल भी बोलते हैं, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम लोग FSH बोलते हैं। ये जो होता है वो पुरुषों के हार्मोन होता है जो टेस्टिस से शुक्राणु को उत्पादित करने के लिए या उसके कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, जिससे शुक्राणु का निर्माण एवं संख्या में जो है वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त यह हार्मोन शुक्राणु निर्माण की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। PSH हार्मोन स्त्रियों की डिम्ब ग्रंथियों की पुटिकाओं को उत्तेजित करता है। इनमें सही मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन, जो एक प्रकार का यौन हार्मोन होता है, उसका भी स्राव करता है। अगला जो है पश्च पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं। इस खंड में हार्मोन का निर्माण नहीं होता है। इसमें केवल हाइपोथैलेमस में निर्माण किए गए हार्मोन्स का संग्रहण एवं स्राव का क्रिया होता है, यानी स्टोर और श्रावण का जो क्रिया है वो हमारा पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि ही करती है। साथ ही अगला जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे हम लोग वैसोप्रेसिन के भी नाम से जानते हैं। यह एक एंटी डायरेटिक का काम करता है। डायरेटिक वह पदार्थ होते हैं जिसमें मूत्र विसर्जन का उद्दीपित करना होता है। ठीक है, तो ये एक जो है वो एंटी डायरेटिक का कार्य करते हैं। अगला है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये हार्मोन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल से बना पेप्टाइड होता है। इस हार्मोन के द्वारा प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन एवं प्रसव के उपरांत शिशु के दुग्ध पान के लिए दुग्ध निक्षेप की उद्दीपित करना होता है। प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की चिकनी पेशियों में संकुचन पैदा करते हैं। गर्भाशय के अंतिम दिनों में गर्भाशय ऑक्सीटोसिन के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो जाते हैं तथा प्रसव क्रिया के समय स्राव का मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ हार्मोन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और PDF को देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।